देखिए सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। आज का ये दौर है डिजिटल दौर। इस डिजिटल एरा में बिना डिजिटल लिटरेसी के साक्षरता मानी जाती है अधूरी। इसलिए अपने किसान भाई बहनों की साक्षरता को पूरा करने के लिए हम हर सप्ताह हाजिर होते हैं लेकर प्रोग्राम डिजिटल किसान। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम डिजिटल किसान में। मैं हूं आपके साथ रिंकी त्यागी। फटाफट से आपको बता देती हूं, हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं दो सेगमेंट। पहला अर्थनीति, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं मनी इन्वेस्टमेंट के बारे में, और दूसरा सेगमेंट है सरकारी योजनाओं से लाभ। इसमें हम आपको बताते हैं एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में जिसका लाभ उठाकर आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, अर्थनीति। अर्थनीति में आज बात करेंगे बैंकिंग में इस्तेमाल होने वाले कार्ड भुगतान की, यानी बैंक से जारी किए जाने वाले उन कार्ड्स की जिनकी मदद से आप कैश के बिना भी पेमेंट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से कार्ड हैं और किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है, ये बताएंगे आज हमारे एक्सपर्ट शुभम गोयल जी। तो सबसे पहले शुभम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। और जैसा कि आज मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि आज हम बात करने वाले हैं कार्ड पेमेंट की, तो सबसे पहला सवाल आपसे यही कि वो कौन से ऐसे कार्ड्स हैं जिनसे आपके पास अगर कैश नहीं भी है तो आप उन कार्ड की मदद से पेमेंट कर सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास दो कार्ड के ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक तो होता है क्रेडिट कार्ड और एक डेबिट कार्ड। बाकी इसके अंदर काफ़ी सारी सब कैटेगरी होती है, जैसे आप ट्रैवलर्स कार्ड भी बनाते हैं, ठीक है, प्रीपेड कार्ड भी बनाते हैं, लेकिन मोटा मोटा देखा जाएगा तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ही कहा जाएगा जी। और अगर बात करें डेबिट और क्रेडिट कार्ड के डिफरेंस की, तो क्या कुछ डिफरेंस है इन दोनों कार्ड्स में? इसके अंदर बेसिकली दो तरह के डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें, इसका मतलब है एक तरीके से आपके बैंक में पैसा नहीं है, बैंक से पैसा डिडक्ट नहीं हो रहा है और फिर भी आप पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक आपको ऋण दे रहा है कि आप इस कार्ड के थ्रू कोई पेमेंट कर सकते हैं, जिसकी पेमेंट आप जब उसका बिल बन के आएगा क्रेडिट कार्ड का, तब अपने बैंक के थ्रू पे कर सकते हैं। और डेबिट कार्ड के अंदर आप सिर्फ उतनी ही पेमेंट कर सकते हैं जितना पैसा आपके बैंक में होगा। बिल्कुल, तो ये बेसिक डिफरेंस है। डेबिट कार्ड, जैसा कि नाम से भी समझ में आता है, डेबिट कार्ड जब आप यूज़ करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से जो पेमेंट है वो कट जाती है, और क्रेडिट कार्ड आपको आफ्टर जब वो बिल जनरेट होता है तब आपको ये पे करना पड़ता है। दूसरा सवाल आपसे यही रहेगा शुभम जी कि अगर हम बात करें डेबिट और क्रेडिट कार्ड की, तो बैंक अपने कौन से कस्टमर्स को ये कार्ड जारी करता है? देखिए, डेबिट कार्ड तो अमूमन हर जितने भी सेविंग अकाउंट है सबके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और इवन करना भी चाहिए, क्योंकि डेबिट कार्ड की काफ़ी सारी सहूलियत भी हैं। आप डेबिट कार्ड से जब चाहें तब भी पैसा निकाल सकते हैं बैंकिंग आवर्स में। चाहे बैंक अगर सपोज क्लोज हो जाते हैं 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, तब आप एटीएम में जाके उससे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बैंक उनको इशू करता है जिनका सिबिल स्कोर अच्छा होता है, जिन्होंने अब पहले कभी ऋण ले रखा हो और कभी उसको पे करने में कोई देरी ना करी हो, जो भी उनकी महीने की इंस्टॉलमेंट होती है वो टाइमली जमा कर रहे हैं, उसके बेसिस पे बैंक अपना सिबिल स्कोर चेक करते हैं और फिर कस्टमर को क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। जब डेबिट कार्ड बैंक जारी करता है अपने किसी होल्डर को, तो वो एक्टिवेट फॉर्म में होता है, या डेबिट कार्ड जब इशू हो जाता है उसके बाद वो एक्टिवेट करना पड़ता है कस्टमर को? सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो बैंक सबसे पहले आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे कोरियर कर देते हैं डेबिट कार्ड को जी। फिर उसके बाद वो 1 दिन या 2 दिन के बाद आपके पास पिन नंबर भी कोरियर कर सकते हैं, और कुछ बैंक आपको एसएमएस कर देते हैं पिन नंबर,
और कुछ बैंक कहते हैं कि आप नियरेस्ट एटीएम में जाके अपने कुछ डिटेल वेरीफाई करके उसके अंदर अपना पिन सेट कर सकते हैं। तो ये पिन जो होता है ये बैंक भी जारी करता है, आप उससे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर उस पिन को बदलना चाहे तो क्या प्रोसेस है? पिन को बदलने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर कोई मोबाइल बैंकिंग यूज़ करता है तो वो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकता है। अगर इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करता है तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू वो अपने पिन को रीसेट कर सकता है। और अगर एटीएम वो ऑलरेडी यूज़ कर ही रहा है, एटीएम कार्ड यूज़ कर रहा है, तो वो एटीएम मशीन में जाके अपने पिन को भी रीसेट कर सकता है। अगर बात करें ये पिन नंबर की हम, तो एक बार अगर सपोज करिए हमने पिन बना लिया और हम अगर उसको भूल जाते हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर आप पिन बना लेते हैं और अब पिन भूल गए हैं तो फिर आप फॉरगॉट पिन का ऑप्शन होता है नेट बैंकिंग में भी, मोबाइल बैंकिंग में भी, या आप बैंक में जाके वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आपको फ्रेश पिन इशू किया जाए। जी, ये पिन नंबर सर कितने नंबर का होता है और पिन नंबर बनाते समय क्या कुछ सावधानियां हमें रखनी है? एक तो पिन नंबर जनरली 4 पिन का होता है, और पिन बनाते हुए हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि आपसे रिलेटेड, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड पिन ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। कई सपोज़ किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी है तो वो 0101 पिन डाल देते हैं, तो ऐसा ना करें। थोड़ा कॉम्प्लेक्स पिन बनाएं, या मोबाइल के एंड के 4 डिजिट या मोबाइल के शुरू के 4 डिजिट। ये बहुत ही जनरल प्रैक्टिस है जिसे फॉलो नहीं करना चाहिए कि स्पेशल आप नंबर बनाइए, उसका पिन बनाइए। बिल्कुल, तो हमने ये तो जान लिया है कि डेबिट कार्ड इसलिए जारी किया जाता है कि जिससे आपको बैंक के चक्कर ना लगाने पड़े और आप अपने पास ही के एटीएम से जाकर कैश विड्रॉ कर लें। तो शुभम जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब एटीएम में हम डेबिट कार्ड लगाते हैं तो किस तरह से उसका यूज़ किया जाता है, क्या कुछ ऑप्शंस हैं? मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स को एक प्रॉपर डेमो के साथ डेबिट कार्ड का यूज़ बताएं, एटीएम पर किस तरह से किया जाता है। डेबिट कार्ड के काफ़ी सारे यूजेस हैं। एटीएम में जाके आप जैसे ही आप अपना एटीएम कार्ड एटीएम में लगाएंगे, कई जगह तो कई एटीएम मशीन ऐसी होती हैं जो कार्ड को अपने मतलब इनसाइड अपने अंदर ही ले लेती हैं, और फिर जब वो ट्रांजैक्शन पूरी हो जाती है तो फिर वो थ्रो करती हैं, फिर आप वो कार्ड निकाल के ले जा सकते हैं। और कई मशीन ऐसी होती है जिसमें सिर्फ कार्ड आप लगाएंगे और वो वहाँ पे फिक्स हो जाता है, और जब ट्रांजैक्शन पूरी होती है जब वो निकाल लेते हैं। तो अब सबसे पहले आप जाएंगे, कार्ड को लगाएंगे, या वो जब कार्ड मशीन के अंदर चला जाएगा तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देंगे कि आपको बैलेंस इंक्वायरी करनी है, पिन को रीसेट करना है, या आपने कुछ एटीएम में ये भी होता है, ट्रांसफ़र फैसिलिटी भी होती है, आप ऑनलाइन को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और या आपको कैश विड्रॉ करना है। अब जैसे आपको सिर्फ बैलेंस की इंक्वायरी करनी है तो आप बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं। कैश विड्रॉ करना है तो आपने जितना कैश विड्रॉ करना है वो आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एक ये चीज़ और देखनी होगी कि कई डेबिट कार्ड्स की लिमिटेशंस भी होती हैं कि आप 10,000 से ऊपर का कैश नहीं निकाल सकते एक दिन में, 20,000, 40,000, अमूमन 40 से 50,000 पर डे की लिमिट रखी गई है सिक्योरिटी के लिहाजा से, ताकि आपका अगर कार्ड खो जाता है और किसी को भी आपका पिन पता है तो वो ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ ना कर सके। और ये लिमिट आप अपना नेट बैंकिंग के थ्रू या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी सेट कर सकते हैं कि आप एक बार में कितना कैश निकाल सकते हैं एटीएम के थ्रू। हाँ बिल्कुल, आपने ये तो हमें बता दिया कि कैश विड्रॉ किस तरह से किया जाएगा एटीएम पर, लेकिन कैश विड्रॉ करते समय एटीएम पर क्या कुछ सावधानियां बरतनी है हमें कैश अमाउंट निकालते समय, वो भी हमारे व्यूअर्स को आप बताइए। कैश विड्रॉ करते हुए सबसे पहले तो देखिए कि आपके जो यहाँ भी मशीन लगी हुई है वहाँ आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं खड़ा हुआ है। जब आप पिन डालें तो ये भी देखिए कि कोई दूर से निगरानी रख के आपकी मतलब फिंगर्स रीड ना कर रहा हो, रूरल एरिया है या कुछ है जिसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो देखेगा वो पिन आप डाल के चले जाएंगे और वहाँ पे देखेगा कि कैश आया नहीं है और कैश फंसा रह जाता है वो पीछे ही। तो वो जब आप जाएंगे तो वो मशीन से अपना जो भी वो लगाएगा एक कंटेनर, वो हटा के वो कैश भी लेके अपना जा सकता है। तो ये सारी सावधानियां आपको रखनी पड़ेंगी।
डेबिट कार्ड से जुड़ी अभी बहुत सी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। स्पेशल ओलंपिक्स का बजा बिगुल, 190 देश, 7000 खिलाड़ी। हमारे 198 एथलीट्स और 57 कोचेस वर्ल्ड समर गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। 16 प्रतियोगिता, जोश दमखम भरे मुकाबले। वर्ल्ड समर गेम्स 2023 बर्लिन से प्रसारण 16 जून से 25 जून तक। देखिए सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर। वेलकम बैक टू आवर शो डिजिटल किसान। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि हम आज अपने पहले सेगमेंट में बात कर रहे हैं प्लास्टिक मनी के तहत आने वाले डेबिट कार्ड की। तो यहाँ पे हमने बात की है शुभम जी कैश विड्रॉल की, तो क्या एटीएम मशीन पर जाकर कैश डिपॉजिट भी किया जा सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। आजकल कुछ बैंक ऐसी मशीन भी इंस्टॉल कर रहे हैं जहाँ सिर्फ कैश निकाला नहीं जाता, जहाँ पे डिपॉजिट भी होता है। उसे ADWM कहते हैं, मतलब डिपॉजिट एंड विड्रॉल मशीन होती है वो। उसके अंदर आपके पास ये ऑप्शन होता है, जैसे पहले बताया था कि आप जैसे कार्ड लगाएंगे तो वो पूछेगा कि कैश विड्रॉल करना है, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा कि कैश आपने डिपॉजिट करना है, तो आपने वहाँ डिपॉजिट पे क्लिक करना है और उसके अंदर वो पूछेगा कि आप अब कौन से डेनोमिनेशन डालने वाले हैं। वो हो सकता है कि 100 रुपये का डेनोमिनेशन डालें आप, चाहे 200 का डालें या 500 का डालें। उस हिसाब से वो आप सेलेक्ट करेंगे कि किसने कितने नोट आप डालेंगे, और वो एक एक करके वो सारे नोट अपना मशीन में चले जाएंगे और आपको डिपॉजिट की एक स्लिप मिल जाएगी। जी बिल्कुल। वैसे तो ऑनलाइन क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो नेट बैंकिंग की भी एक सुविधा है जहां से हम अपना जो पासबुक का अपडेट है वो ले सकते हैं, लेकिन क्या एटीएम मशीन के द्वारा भी हम पासबुक को अपडेट कर सकते हैं? एटीएम के अकॉर्डिंग आप मिनी स्टेटमेंट तो निकाल सकते हैं, लेकिन पासबुक अपडेट करने के लिए बैंक के अंदर ही एक पासबुक की वेंडिंग मशीन्स होती हैं, जिसके अंदर आपके पासबुक पे एक बारकोड लग जाता है, वो रीड होता है। आप मशीन में अपनी पासबुक डालते हैं तो वो एक एक करके पासबुक फिर वो अपडेट करके आपको दे देती है। क्योंकि हमने जिक्र किया है नेट बैंकिंग का भी, तो थोड़ा सा हम अपने व्यूअर्स को बता देते हैं कि जो नेट बैंकिंग है उसको भी थोड़ा सा हम टच करते हुए चलेंगे। नेट बैंकिंग क्या पॉसिबल है कि बिना डेबिट कार्ड के भी आपको नेट बैंकिंग जो बैंक है वो जारी करता है शुभम जी? कुछ बैंक्स तो मैंडेटरी करते हैं कि नहीं, अगर डेबिट कार्ड होगा तो ही हम नेट बैंकिंग देंगे, अदरवाइज ऐसा कोई प्रावधान फिक्स नहीं है। बिना डेबिट कार्ड के भी नेट बैंकिंग मिल जाती है। और नेट बैंकिंग का दूसरा मेथड एक मोबाइल बैंकिंग भी होता है, जो आप बिना डेबिट कार्ड के भी यूज़ कर सकते हैं। और बिना डेबिट कार्ड के आप नेट बैंकिंग को अप्लाई कीजिए तो आपको नेट बैंकिंग भी मिलेगी। कुछ बैंक्स सिक्योरिटी रीज़न की वजह से डेबिट कार्ड को मैंडेटरी इसलिए करते हैं क्योंकि डेबिट कार्ड के कुछ ऐसे वेरिफिकेशन नंबर्स लिखे होते हैं उस कार्ड के ऊपर। जब आप ऑनलाइन कोई नेट बैंकिंग करेंगे तो वो वेरिफिकेशन नंबर मांगता है, तो डेबिट कार्ड इसलिए वो मैंडेटरी कर देते हैं कि जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो वेरीफाई हो जाए कि आप ही वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या कोई और आपके उस पर ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे एक टर्म होती है मोबाइल बैंकिंग और एसएमएस बैंकिंग, तो इन तीनों टर्म्स की अगर हम बात करें इंक्लूडिंग नेट बैंकिंग, तो क्या कुछ डिफरेंस है इन तीनों में? बेसिकली नेट बैंकिंग तो बहुत एक काफ़ी सारे काम कर देते हैं हम नेट बैंकिंग के थ्रू। चेक बुक रिक्वेस्ट कर लेते हैं, डीडी रिक्वेस्ट कर लेते हैं, ट्रांसफ़र करना हो ट्रांसफ़र कर देते हैं। मोबाइल बैंकिंग के थ्रू वो थोड़ा सा एक छोटा पार्ट हो जाता है। मोबाइल बैंकिंग एक तरीके से यही कहा जाएगा कि नेट बैंकिंग ही है, बस वो आप अपने मोबाइल पे बड़ी इजीली कर लेते हैं। एक बैंक की ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके थ्रू आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और बैलेंस इंक्वायरी, पासबुक देखनी हो वो सब देख सकते हैं। और तीसरा हुआ एसएमएस बैंकिंग, उसके थ्रू आप जनरल चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आप चेकबुक की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, आप अपना बैंक का बैलेंस देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप एसएमएस बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल। शुभम जी, आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दें कि डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है? कई जगह पे आपको ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी
डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपना डेबिट कार्ड नंबर CVV डाल के और आप जो ATM के लिए पिन जनरेट करेंगे वो डाल के ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं कुछ ख़रीदने जाते हैं, उन्होंने POS मशीन जिसमें कार्ड को स्वाइप करते हैं, जैसे पेट्रोल पंप हो गया या कोई भी ग्रोसरी शॉप हो गई, उन्होंने अगर कोई मशीन लगा रखी है तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। आप ATM से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, आप ATM में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हिडन बेनिफिट भी डेबिट कार्ड के मिलते हैं। कुछ बैंक आपको इंश्योरेंस कवर भी देते हैं। अगर आपने 3 महीने में एक बार भी डेबिट कार्ड का यूज़ किया है तो आपको पर्सनल एक्सीडेंट का इंश्योरेंस भी मिलता है। काफ़ी सारे ऐसे डेबिट कार्ड के फीचर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और अगर लिमिटेशंस की बात की जाए शुभम जी, तो डेबिट कार्ड की लिमिटेशंस क्या कुछ हैं? डेबिट कार्ड की एक लिमिट होती है कि आप 40,000 से ऊपर या 50,000 से ऊपर कैश नहीं निकाल सकते। और इसके अलावा दूसरी लिमिटेशन ये हो गई, अगर आपके बैंक में पैसे नहीं है तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते पैसा। जैसे क्रेडिट कार्ड में अगर पैसा नहीं है तब भी आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन डेबिट कार्ड में आप वो विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी स्पेसिफिक लिमिटेशन डेबिट कार्ड के अंदर नहीं है। और लास्ट में अगर डेबिट कार्ड को लेकर मैं एक्सपर्ट टिप जानूं हमारे व्यूअर्स के लिए, तो वो क्या रहेगी? आप रेगुलर यूज़ कीजिए डेबिट कार्ड का, ताकि आपको जो और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं वो मिले। आप बैंक में जाके पता कीजिए कि डेबिट कार्ड के वो क्या क्या बेनिफिट दे रहे हैं। जैसे वो इंश्योरेंस देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितना कवर वो इंश्योरेंस का दे रहे हैं। आप अपना पिन एकदम सिक्योर्ड बनाएं, मतलब एक जर्नल पिन ना बनाएं, और अपने खास जैसे फैमिली मेम्बर हैं उन्हीं को ही वो पिन पता होना चाहिए। और अदरवाइज़ आप एड ऑन कार्ड भी ले सकते हैं फैमिली मेम्बर्स के लिए। एक एड ऑन कार्ड आपको बैंक में अप्लाई करना पड़ेगा, तो फैमिली मेम्बर्स के लिए एड ऑन कार्ड ले लीजिए, वो अपना भी पिन जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैश डिपॉजिट करने जाएं तो आप पता कीजिए बैंक में कि ऐसी कैश डिपॉजिट मशीन है या नहीं। आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से अपना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, जैसे भी आपको मन हो, जितना मन हो आप अपना उसमें कैश डिपॉजिट कीजिए। तो ये था हमारा एक्सपर्ट टिप। आप इसको याद रखिए कि क्या कुछ सावधानियां बरतनी है आपको डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हुए। अगली बार हम आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है अपने दूसरे सेगमेंट की ओर बढ़ने का। तो हमारा दूसरा सेगमेंट है सरकारी योजनाओं से लाभ, और इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं, बताएंगे आपको योजना का नाम, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ DD किसान पर। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम। एक बार फिर स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। तो इंतजार करते हैं खत्म और आपको बताते हैं आज की योजना का नाम। आज की योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे PMMY के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं अपने एक्सपर्ट शुभम गोयल जी से, क्या है ये योजना और कैसे उठा सकते हैं आप इस योजना का लाभ। तो शुभम जी, आज हम बात कर रहे हैं अपने दूसरे सेगमेंट जिसका नाम है सरकारी योजनाओं से लाभ। इसमें आज हम बात कर रहे हैं मुद्रा योजना की। तो सबसे पहला सवाल तो यही कि मुद्रा योजना है क्या? मुद्रा योजना सरकार ने ऐसे लोगों के लिए बनाया है जो अपना काम करना चाह रहे हैं और जिनके पास इनिशियल पूंजी के लिए पैसा नहीं है, तो वो अपना कुछ पैसा अपना लगा के बैंक के पास जा सकते हैं और वहाँ से लोन ले सकते हैं जी। ये एक तरीके का लोन की स्कीम है जी। तो अगर शुभम जी बात करें मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट की लोन की, तो वो कितनी दी जाती है? सरकार ने इसमें 3 कैटेगरी बना रखी है। एक तो शिशु, जिसमें 50,000 तक का लोन सरकार देती है। दूसरी बनाई है कैटेगरी किशोर के नाम से, जिसमें 50,000 से 5 लाख तक की लिमिट है। और
तीसरी बनाई है तरुण के नाम से, जिसमें आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। 5 लाख से 10 लाख तक का अगर लोन लेना है तो आप फिर तरुण कैटेगरी में आके लेते हैं। जी। और ये बैंक किस तरह से तय करता है कि किसको कितना लोन दिया जाएगा? 10 लाख मतलब कब मिलता है? अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी सेल कर रहे हैं, आपको मुनाफा भी हो रहा है, लेकिन आप उसे एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो आप तरुण में जाके अपना लोन एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से हम इस योजना को अवेल कर सकते हैं शुभम जी? इंस्टीट्यूशन में मेनली तो बैंक आते हैं और एनबीएफसी आती हैं। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है जो फाइनेंस में डील करती हैं, जो बैंक नहीं होते बेसिकली। और आप इन दोनों जगह पे जाके अपना लोन के लिए, मुद्रा लोन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। मुद्रा योजना के लिए डॉक्यूमेंट्स की हम बात करते हैं तो वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है? एक शिशु लोन हो गया और दूसरा किशोर लोन हो गया। उसके लिए आपको नॉर्मल केवाईसी चाहिए। एक तो आपका पैन कार्ड, और अगर आपकी आईटीआर आपने भरी हुई है तो आईटीआर, और बैलेंस शीट अगर आप कोई शुरू से बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी बैलेंस शीट भी आप लगाएंगे। और अगर आप तरुण कैटेगरी के लिए जा रहे हैं तो बैंक वाले एक तो डीपीआर आपसे मांगेंगे, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसके बेसिस पे फिर आपकी फाइल एनालाइज होगी। आपने कोई प्रीवियसली कोई लोन लिया हो, उसे आपने ढंग से चुकाया है या नहीं चुकाया, ये भी देखा जाएगा। तो सबसे पहले आपका सिविल स्कोर भी बैंक वाले चेक करेंगे, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन आगे मूव करेंगे और फिर उसे उस हिसाब से प्रोसेस करेंगे। और इंटरेस्ट रेट भी आपके इसी फाइल के ऊपर ही बना रहेगा कि आपको इंटरेस्ट रेट कितना दिया जाएगा। हो सकता है कि अगर आपका सिविल स्कोर में थोड़ा सा कोई वेरिएंस है तो 1-2% वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी सकते हैं। स्कीम के अंदर कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट नहीं है, जो भी एक जनरल इंटरेस्ट रेट होता है बैंक का, वो ही इसी स्कीम के अंदर मिलेगा। इस स्कीम का मेन बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर कोलेट्रल होता है, एक आप सिक्योरिटी में क्या देने वाले हैं, तो वो मैंडेटरी नहीं है। इसको अप्लाई अगर हम करते हैं तो किस प्रोसेस से गुजरना होगा, और खास करके ऑनलाइन प्रोसेस हम आपसे जानना चाहेंगे। मुद्रा लोन के लिए आप 2 तरीके से एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। पहला, एक तो मैनुअल, आप बैंक के पास जाइए और अपना एप्लीकेशन दे दीजिए। और दूसरा ऑनलाइन, एक जन समर्थ पोर्टल है, उस पर आप अपना पूरी डिटेल डालेंगे कि आपका पैन नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है, जनरल सारी डिटेल, बिजनेस कब से कर रहे हैं, आपकी वो आईटीआर कब की गई हुई हैं, वो सब फाइल करने के बाद आप किस बैंक से लोन अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे और फिर वो एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। उसमें फिर बाद में आप वो ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक गई है, बैंक ने अभी तक वो एप्लीकेशन रीड करी है नहीं करी, उन्होंने आगे प्रोसेस किया नहीं किया। आप फिर वो अप्लाई करने के बाद उस ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट निकालिए, साथ में जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं जैसे केवाईसी हो गया, पुरानी आईटीआर हो गई या प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गई, वो आप उस एप्लीकेशन के साथ लगाइए और बैंक में जाइए और फिर वो एप्लीकेशन आगे मूव कीजिए। जब हम अप्लाई करते हैं तो कितने दिनों के अंदर ये जो हमारा लोन है पास हो जाता है? नॉर्मली जो भी टाइम लगता है बैंक वाले 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर आपको वो बता देते हैं कि आपका लोन वो प्रोसेस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। उस हिसाब से आगे हो सकता है वो आगे आपको फर्दर रिक्वायरमेंट भी दे कि आपका ये डॉक्यूमेंट में ये मिसिंग है, तो आपके ऊपर है। जितना जल्दी आप वो एप्लीकेशन में जितने ठीक डॉक्यूमेंट लगाएंगे उतना जल्दी ही आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी और आपको लोन मिल जाएगा। बिल्कुल। और इस मुद्रा लोन को लेने के लिए क्या कोई प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज की जाती है? अमूमन शुरू की 2 कैटेगरी जो थी, शिशु लोन और किशोर लोन, इन दोनों के लिए तो कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है। हाँ, अगर आप तरुण लोन के लिए जाते हैं तो प्रोसेसिंग फ़ीस लगभग 1% की प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है। जी। और इस योजना के तहत क्या कोई सब्सिडी भी दी जाती है? सब्सिडी आप स्पेसिफिक इसमें कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। सब्सिडी के तौर पे आप यही कह सकते हैं कि बैंक आपको छोटा भी लोन दे रहा है, 50,000 रुपये का भी लोन दे देता है, 10,000 रुपये का भी लोन दे देता है, और दूसरा आपसे वो कोलेट्रल भी नहीं लेता है। जी। कोलेट्रल मतलब सिक्योरिटी जी, नहीं ले रहा है। जी।
तो वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, वो बैंक के ऊपर जी। डिपेंड करता है। बैंक वाले भी तभी सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं जब आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं होता, जी। या आप थोड़ा बड़ा लोन 10 लाख रुपए तक का लोन ले रहे हैं। वैसे मुद्रा लोन का बेसिक यही फंडा है कि आप बिना कोलेट्रल के लोन आपको मिल जाता है। जी। लोन के अगर इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो वो क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या दिया जाता है? ये एक जनरल जैसे मुद्रा लोन है और एक नॉर्मल लोन होता है, वो नॉर्मल रेट ही रहता है। जनरली आप बिजनेस के लिए लोन लेते हैं तो 10 से 12% के करीब में आपको ये लोन मिलता है। जी। और इस मुद्रा लोन को लेने के लिए क्या कुछ नियम शर्तें लगाई गई हैं? नियम शर्तों के तौर पे बस यही है, आप एक तो सबसे पहले आपका पैन, आधार, KYC ये सब मैंडेटरी है। आप बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं, ये नहीं कि आपको अपने पर्सनल खर्चों के लिए लोन अप्लाई करना है। आप और एक चीज़ और देखनी होगी, ये कृषि सेक्टर के लिए नहीं है। अगर आप किसानी कर रहे हैं तो आपको मुद्रा लोन नहीं मिलता, उसके लिए आप कृषि लोन लेते हैं। मुद्रा लोन अप्लाई करते हुए सिर्फ इस बातों का ध्यान रखना है आपने कि आपका जो लोन है वो आप किसी बिजनेस के लिए ले रहे हो। जैसे आपने कोई दुकान खोल रखी है, या सपोज़ आप कोई जैसे ठेला लगा रहे हैं तो ठेला खरीदना है, उसके लिए आपको लोन लेना है, या आपने मछली पालन करना है, या ऐसे बाकी सारी चीज़ें हो गई, उनके लिए आप जो लोन ले रहे हैं वो लोन आ जाएंगे। बस कृषि लोन नहीं आएंगे, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके लिए आपको मतलब कृषि लोन अप्लाई करना है कृषि के लिए, ना कि मुद्रा लोन। तो आज हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में आपको जानकारी दी है और उम्मीद कर रहे हैं अगर अब तक आप सोच रहे थे कि कुछ बिजनेस शुरू किया जाए और कैसे शुरू किया जाए, आपके पास कैपिटल अमाउंट नहीं था, तो आप मुद्रा योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आज हमने प्रॉपर जानकारी भी हमारे एक्सपर्ट शुभम गोयल जी ने आप तक पहुंचाई है। उम्मीद करती हूँ आप इस योजना का पूरा लाभ उठाएंगे और इस जानकारी का भी पूरा लाभ लेंगे। शुभम जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, प्रोग्राम को लेकर आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर भेजें। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। साथ ही अगर कोई सुझाव या सवाल है तब भी आप हमें सेम मेल आईडी पर मेल कर अपना सुझाव या अपना सवाल भेज सकते हैं। हम आगे भी आपके लिए बैंकिंग, मनी इन्वेस्टमेंट और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपसे लूँगी इजाज़त। नमस्कार। इस वक्त